सरकारी नौकरियां जो भी मैं बात कर रही थी, तो जो सरकारी संस्था में जो अनारक्षित यानी अनरिजर्व जो कैटेगरी होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा घालमेल चल रहा है। अभी जब से हमारी आज़ादी मिली है तब से उन लोगों को तो एन के एन प्रकार कोई ना कोई मौका चाहिए कि कैसे इनको छटनी करनी है। उन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी के नाम से हम लोगों को छटनी करने का एक प्रावधान किया है, और उसमें जो 90% बहुजन समाज की जो हिस्सेदारी है नौकरियों में, उस नौकरियों को वो 10% को किस तरह से एन के एन प्रकार वो नौकरियां दी जा रही है, उन सब पर मैं एक एक करके चर्चा करूंगी। और जो हमारे SC ST SC BC और जो माइनॉरिटी समाज के लोग हैं उनको उन नौकरियों में स्थान नहीं मिल रहा है, उनको एक तरह से नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। अभी के प्रावधान में जब 10% EWS आरक्षण हो गया, उसके बाद आपने देखा होगा कि वो अनरिजर्व कैटेगरी 40.5% मतलब 40.5% जो रिजर्व है उसमें उन लोगों का बहुत ही कम योगदान होता है, लेकिन वो कटौती यानी कि सारे के सारे उसी में चले जाते हैं, मतलब उन्हीं को मिल जाती है वो नौकरियां। इस पे मैं चर्चा करना चाहती हूं और आप लोगों के साथ मिलकर ये देश के कोने कोने में जो आप लोग मीडिया बंधु चलाते हैं, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले तो चलाएंगे नहीं, तो आप लोग के साथ में ये आवाज़ उठाना चाहती हूँ। बहुजन समाज के लोग जो हमारे देश में कोने कोने में बैठे हुए हैं वो लोग भी आपके साथ मिलकर आवाज़ उठाएं, और हमें इस बार जो चुनाव होने वाला है, अगर चुनाव में कोई भी पार्टियां जो विपक्ष में है वो अपनी मैनिफेस्टो में डाले इसको, और वो जो चुनाव अभी जीत के जो सरकार में है वो हमारे इस प्रावधान को जो नेशन बिल्डर जो कैटेगरी है उस जो अनरिजर्व कैटेगरी को स्क्रैप करके हटाए और इस कैटेगरी को लाए, इसका प्रावधान करे, इस कानून में अमूलचूल जो बदलाव किया जा सकता है उसको बदलाव करें, यही हम मांग करते हैं। तो अब हम इससे क्या फ़ायदा, एक तो सबसे बड़ा होगा कि जो सदियों से चली आ रही जो जाति व्यवस्था, जिसको बाबा साहेब भी कहते थे कि जाति कभी भी लोकतंत्र का निर्माण नहीं कर सकती है, जाति का वो विनाश करना चाहते थे, और उसी की वजह से आरक्षण रिप्रेजेंटेशन है। कहीं भी किसी जाति के नाम पे आरक्षण नहीं मिला, लेकिन EWS का देख रहे हो आरक्षण मिल गया जाति के नाम पे। तो ये है एक तरह से जाति को किस तरह से हमें हटाना है, किस तरह से जो धर्म के नाम पर जो रोज़ दंगे फसाद बेमनस्ता जो लोग फैला रहे हैं उसमें किस तरह से ये जो नेशन बिल्डर कैटेगरी यानी जो देश को बनाने वाले योद्धा के बनाने के बाद किस तरह से उसमें बदलाव होगा, वो मैं एक बार चर्चा करना चाहती हूँ। और इसमें किस तरह से घोटाला हो रहा है इसकी भी मैं चर्चा करती हूँ। तो जो 40.5% जो अनारक्षित जो रहते हैं सरकारी नौकरियों में, उसमें किस तरह से घोटाला हो रहा है, तो उसका अभी आप देख रहे हो कि क्या मना रहा है देश, अमृतकाल। अभी मैंने सिक्का अभी मिला मुझे, उसमें भी लिखा था 75वें साल और अमृतकाल चल रहा है। ये सब जगह अमृत चल रहा है, लेकिन ST ST OBC और माइनॉरिटी के जीवन में अभी तक आया नहीं अमृतकाल। तो वो क्यों नहीं आ रहा है, इसीलिए नहीं आ रहा है कि वो अमृतकाल वो चलाना नहीं चाहते हमारे जीवन में। वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए बोलूँगा जी, मैं तुम्हारी आवाज़ हूँ, मैं सब कुछ हूँ। मतलब उन लोगों ने सब चीज़ों में कब्जा कर लिया है, इस वजह से अभी भी वो हमारे को नहीं मिल पाया है। और जो यहाँ तक कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें ST कैटेगरी जिसको अभी 7.5% रिजर्वेशन है, उनका भी 1% योगदान है, यानी कि 1% योगदान 4.5 लाख नौकरियाँ होती है, वो उनका योगदान है ST कैटेगरी का। और वो ले कौन रहे हैं, उनमें उनको तो मिलता तो है नीलबटा सन्नाटा, और ले रहे हैं वही लोग। तो इसी से आप समझिए कि किस तरह से नेशन बिल्डर कैटेगरीज बनाने से हमें कितना लाभ होने वाला है, और जो बाबा साहब का सपना है वो भी पूरा हो सकता है। तो मैं इसी संबंध में अभी सर ने भी अभी बात करी थी, अरुंधति राय की जो किताब की वो चर्चा कर रहे थे कि उसी की मैं भी कोट कर रही हूँ। उनका वो शीर्षक है किताब का, द डॉक्टर एंड द सन अम्बेडकर गांधी डिबेट कास्ट रेस एंड इनहेलेशन ऑफ कास्ट। तो उन्होंने उस किताब में 2014 में उस किताब को लिखा गया था, उसमें उन्होंने डाला है कि जो 15% आरक्षण अभी SC को मिल रहा है ना, उसकी आरक्षण के बावजूद अभी 8.4% मतलब लगभग आधा ही जो A ग्रेड की नौकरियां हैं उसमें वो लोग पहुंच पाए हैं, और ST की स्थिति तो और भी बुरी है। तो इतने दिनों से आरक्षण मिलने के बाद क्या ऐसा है कि उनको हो ही नहीं रहा है? तो बात तो यहाँ है कि किसी तरह से तो वही हक मार रहे हैं, तो कैसे मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो JNU है, जो समाज शास्त्रियों और एक तरह से कह सकते हैं कि प्रगतिशील लोगों का वो जमावड़ा है, उस जगह पे SC और ST का वो जो आंकड़ा है वो और भी चौंकाने वाला है। वो 3.29% अभी तक SC और 1.44% रिप्रेजेंटेशन अभी ST को मिल पाया है। इसी से आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है हमारे देश में, वो आरक्षण मिलने के बाद क्या घोटाला चल रहा है, ये घालमेल चल रहा है वो अनरिजर्व कैटेगरी के नाम पे।
और एसटी एक भी अभी जज नहीं है, अभी जज की बात सर कह रहे थे। तो कोई पहुंचा क्यों नहीं? इतने दिन से आप आरक्षण दी के क्या क्या बताना क्या चाह रहे हो देश को? मतलब कहने का सेंस है, चिट भी उनकी, पट भी उनकी, हर जगह उन्हें किसी भी तरह से। पहले जब कोई एक धर्म हुआ करती थी ब्राह्मण धर्म, तो उस धर्म को पहले उस धर्म को बदल करके उन्होंने हिंदू धर्म इस तरह से प्रचारित किया। मतलब एन केन प्रकारेण उसने अपने आप को ही प्रेजेंट किया, ये मैं दिखाना चाहती हूँ। और सत्ता का जो 7 सेक्टर बोला जाता है कि जुडिशियरी हो, पॉलिटिक्स हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कॉर्पोरेट हो, सिनेमा हो, खेल हो, जो भी हो, उस जगह हम लोग कहीं है ही नहीं। तो वो प्राइवेट संस्था है, वहाँ तो है ही नहीं। साथ साथ ही सरकारी संस्था में आरक्षण है, वहाँ भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को ये आँख खोलने के लिए काफ़ी है, आई ओपनर है कि भाई अब तो हम जगें। तो हम देखते हैं मौजूदा कॉन्सेप्ट क्या है। 2011 अभी तो जो प्रधानमंत्री जी तो कोरोना का बहाना लेकर के जनगणना कराए ही नहीं है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो 15% आरक्षण मिला हुआ है एससी को, उनका कंट्रीब्यूशन अनरिजर्व कैटेगरीज में 1.5% है, क्योंकि उनकी जनगणना 16.5 अब बढ़े ही हो गए, लेकिन उस समय की जनगणना के अनुसार। और एसटी जो है वो 1% कंट्रीब्यूशन देता है अनरिजर्व कैटेगरी में, और उनकी जो आरक्षण है अभी 7.5% है। और एससीबीसी उसकी तो जनगणना पहले कभी हुई भी है तो शायद लागू नहीं हुआ, लेकिन अभी जो बिहार सेंसस हुआ है उसके आधार पे 63% वो आते हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन 33 से 34% अनारक्षित वर्ग में है। और स्वर्ण को तो मिल ही गया 10% है नहीं उनको, लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटा उनको मिल गया है। फिर भी उनमें उनका जो कंट्रीब्यूशन है 10% भी लिया जाए तो उनका कंट्रीब्यूशन मात्र 0.5% है उस अनरिजर्व कैटेगरी में। लेकिन ले कितना रहे वो? 40%, 40.5% रिजर्वेशन है ना, ले रहे हैं 40%। इसका मतलब है कि वो एक तरह से रिवर्स रिजर्वेशन है। मतलब 40% उनका रिजर्व हो गया अनरिजर्व कैटेगरी। हम लोग का क्रीमी लेयर बच्चा उसमें जा सकता है जो एससीबीसी के हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनके भी मेरिटोरियस स्टूडेंट जा सकते हैं, और दूसरे स्टूडेंट जा सकते हैं जो एसटी कैटेगरी के हैं और एससी कैटेगरी के हैं, उनके भी मेरिटोरियस जा सकते हैं उसमें। तो वो मिला करके भी 0.5% उसमें हम लोग नहीं है। तो इस तरह से ये घालमेल चल रहा है, बाकी उन्हीं लोगों को ये देने के लिए आरक्षण। तो अब हम आगे जिक्र करते हैं कि किस तरह से ये घालमेल भी चलता है, इसमें क्यों नहीं सम्मिलित हो रहे हैं। जो इंटरव्यू के जरूर गला काटा जाता है, वो अंगूठा काटने के बाद तो हम झूठ बोलते हैं, वो गला ही काट देते हैं, पूरी तरह से गला काट देते हैं। वो आपको जाइएगा रोस्टर सिस्टम में 1 2 3 सब पे कौन है? अनरिजर्व अनरिजर्व अनरिजर्व, उन्हीं को मिल गया। आप कहीं जाएंगे ही नहीं, आपके नाम के आगे तो टाइटल लग के पहचान लेंगे या बातचीत से पहचान लेंगे, आपको घुसने नहीं देंगे। तो इस तरह से वो घालमेल में सभी जगह पे उन्हीं का कब्जा है इस नौकरियों में। और मैं ये भी यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो 4.5 लाख अभी बताया कि एसटी का और एससीबीसी का अगर कैलकुलेट करें तो 1,40,00,000 हिस्सेदारी होती है नौकरियों की, लेकिन मिलता है उन्हें वही नील बटा संडाला, घंटा बजाइए वही मिलेगा ना। तो फिर अब हम इसी से कुछ प्रबुद्ध लोगों ने करके चर्चा करी है, जो भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, उनकी ये मांग है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जैसे आप जो अनरिजर्व, आप लोगों को अभी भी पता होगा कि जाति टूटी थोड़े है, इतने सालों में जाति टूटी है। जाति का नेता बन गया, जाति के संगठन बन गए हैं, जाति के महापुरुष बने हैं, जाति के समारोह, सब जगह तो जाति और धर्म के ठेकेदार, धर्म का भी वैसे है, धर्म के ठेकेदार है, धर्म के महापुरुष है। सब लोगों उनको कौन क्या ट्रैप करता है? जो राजनीतिक पार्टियां हो उनको ट्रैप कर लेती है। नेता को ट्रैप कर लिया, आपका सारा हक चला जाएगा। एक किसी संगठन को ट्रैप कर लिया, आपका हक चला जाएगा। तो इस तरह से वो जाति व्यवस्था और धर्म की जो स्थिति है वो और जड़ें उसकी गहरी हुई है और उसका आधुनिकीकरण हो गया है। अब समारोह चलते हैं, है ना, हर जगह आप देखे हो। तो इस चीज़ को जब तक हम कुछ आगे रिफॉर्म देश के लिए नहीं करेंगे, इसी जाति व्यवस्था से तो देश गुलाम हुआ था। कुछ लोगों के हाथ में लड़ाई करने के हथियार दे दिए गए थे और बाकी सब लोगों घर में रहेंगे। तो इस तरह से वो नहीं मिल पाया। तो इस वजह से हमारा जो देश है अभी भी गुलाम था और उसी स्थिति में अभी भी है। भेदभाव है, सांप्रदायिकता है, बहुत सारी चीज़ें और हक अधिकार का जो दोहन हो रहा है। तो अब हम समझते हैं नेशन बिल्डर कैटेगरी तो कैसे दूर होगा। तो जो 100% एक तरह से माना जाए तो उसमें से जो SC ST का आरक्षण जो है वो जितना है उतना रहना चाहिए। जो 10% जो उनकी आबादी है उस अनुसार से जो मिला हुआ है 15% और 7.5%। और क्योंकि और लोगों की तो जनगणना हुई नहीं है, तो जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार कहें या बिहार की जनगणना के अनुसार लिए तो उनकी जो आबादी है तो 63%, लेकिन फिर भी मंडल कमीशन ने उनको 41% दिया था। तो इस आधार पे आप ले सकते हैं कि और बिहार की भी शायद लागू हुआ है, जो भी 41% या 43% जो भी मिला है तो वो उनको दिया जाना चाहिए, ताकि
वो उसमें जो जनरल कैटेगरी की नौकरियां हैं उनकी बात कर रही हूँ, लेकिन इसके अलावा जो हम नेशन बिल्डर का उनको अलग से 25% दिया जाए, जो 75% के बाद जो रह जाता है उसको 25% उनको दिया जाए। वो कौन होंगे? जो इंटर रिलीजन शादी करेंगे या इंटर कास्ट मैरिज करेंगे। इससे क्या होगा? इससे बहुत ज़्यादा धीरे धीरे रिफॉर्म होने लगेंगे, तो वो उनको ये दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि अब एक ही लोग मिल जाते हैं ना, कहेंगे शर्मा मिश्रा बनर्जी मुखर्जी शादी कर लिया जी हमें दे दो। नहीं, वो इंटर उप कास्ट है, वैसे नहीं। कास्ट का मतलब इंटर कैटेगरी उन लोगों को अगर चाहिए तो उस तरह से सरकार ने कुछ कुछ प्रावधान कर रहे हैं, उसमें जाइए। या इंटर कास्ट मैरिज हो, उनको ग्रुप सी और डी में आरक्षण मिले, और जो लोग ए और बी की नौकरियों में उनको मिले जो लोग इंटर रिलीजन और इंटर कैटेगरी मैरिज करते हैं दूसरे वर्ग की। एससी वाले ओबीसी से, ओबीसी वाले मतलब स्वर्ण से, या फिर उसी का 22%। इसमें सबको मिलेगा, इसमें किसी का ये नहीं है। आप लोग अगर प्रबुद्ध वर्ग बनाना चाहते हैं तो इस तरह से स्वर्ण को उसमें हमारा प्रावधान के अनुसार 12.5% है। जो एससी बीसी है उसको 40%, जो आपको एसटी एसटी हैं उनको भी जो आरक्षण है वो भी बरकरार रहेगा। साथ साथ इसके साथ भी, और इससे फ़ायदा क्या होने वाले हैं कि इंटरव्यू में भी जाइएगा तो उनके परिवार वाले दूसरे जाति से रिलेशंस होंगे, रिश्ते होंगे, तो वो आपको ये जो भेदभाव कर पा रहे हैं वो भेदभाव नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से धीरे धीरे कुछ सालों में बहुत बड़ा रिफॉर्म हो सकता है। तो उस रिफॉर्म के बाद हम यही चर्चा करना चाह रहे थे कि जैसे हमारे देश में पूरी तरह से जो नौकरी है, कहा जाता है कि 3% जो नौकरियों का पे बजट होता है, तो वो नौकरी मिलाकर 32 लाख नौकरी है। तो 32 लाख नौकरी और पूरे स्टेट का भी मिला दिया जाए तो 432 लाख नौकरियां पर ईयर देश का ये आंकड़ा है। तो उन नौकरियों में अगर ये मान लिया जाए कि 30 साल नौकरी करते हैं, और 30 साल नौकरी करते हैं तो अगर एक साल में रिटायरमेंट कितना होगा, तो लगभग 14 लाख लोग रिटायर होंगे हर साल। तो उतनी बहालियाँ भी होगी। वो 14 लाख बहाली होगी तो उसका 25% ले लीजिए, जो नेशन बिल्डर की बात हो गई, तो उसके 25% हम लेंगे तो वो आपको आता है आंकड़ा 3.5%, यानी कि 35 लाख पर ईयर हमारे पास ऐसे लोग तैयार हो जाएंगे जो देश की जो दिशा और दशा भी चेंज करने वाले होंगे। और यही अगर 10 साल में ले लिया जाए तो 3 करोड़ 50 लाख के करीब आ जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे एक रिफॉर्म की किसी गतिशीलता तो मिलेगी। तो ये करना पड़ेगा सरकार को, तभी जो उनकी सही में मानदंड है कि हम जाति का विनाश करना चाहते हैं, हम देश में सांप्रदायिक सद्भाव बरकरार रखना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ उनको करना पड़ेगा। इससे बहुत सारे इसमें फ़ायदा ये हो सकता है कि आपको जाति की दीवार टूटेगी, जो आपसी जो रिश्ता है वो भी मजबूत होगा। और साइंटिफिकली भी अगर साइंस की भी बात की जाए तो जेनेटिकली जो अगला जनरेशन होता है इंटरकास्ट रीजन्स में, क्योंकि डाइवर्सिटी आती है जीन की डाइवर्सिटी आएगी तो वो जो बच्चा आगे का होगा वो ज़्यादा प्रबुद्ध और ज़्यादा मजबूत होगा, और हर चीज़ में उसकी ज़्यादा इंटेलिजेंसी होगी। ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूफ है। मैं कोई बिना डाटा की नहीं बोल रही हूँ, ये तो प्रूफ है ऐसा, है ना। तो ये सब होगा। और हमारे लिए जो ये तरह जाति जो व्यवस्था है ना, वो कोई गर्व करने का विषय नहीं है, वो शर्म करने का विषय है। वो जाति टूटेगी। और बाबा साहब का एक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने एक किताब में लिखा था कि जनतंत्र और जाति साथ साथ नहीं चल सकते। और सही मायनों में जब नेशन बिल्डर कैटेगरी कॉन्सेप्ट लाएगी सरकार, तो उसके बाद देश में जनतंत्र स्थापित होगा, और जो बाबा साहब का सपना था वो भी पूरा होगा, और सभी देश के जो वासी हैं हम लोग खुशहाल होंगे। क्योंकि उतनी स्थिति ऐसी जो अभी है वो स्थिति नहीं होगी। हम बहुजनों का भी हक अधिकार मिलेगा, और सब लोग एक तरह से समाज में अच्छे से जी सकेंगे।